सो हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। तो क्या कर रहे हैं आज कर रहे हैं क्लास 10th का हमारा केवी विकासपुरी। कहाँ का भाई? केवी जो हमारा विकासपुरी वाला है उसका प्री बोर्ड जो फर्स्ट हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट का, उसका करेंगे भाई क्वेश्चन पेपर सॉल्व। तो अपने बच्चे तो देख ही सकते हैं, बाकी दूसरे भी देखेंगे क्या है नहीं है पेपर में इनके। ठीक है, शुरुआत में इनकी कॉमन इंस्ट्रक्शंस होगी, टोटल पेजेस 12, रोल नंबर, फर्स्ट प्री बोर्ड है, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, इधर पढ़ लिया करो, सेम ही होती है पर तब भी। ठीक है भाई, 3 घंटे का टाइम है, इसी में तुम्हें पेपर करना होता है। मैं तो बस डिस्कस कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम पहले स्टार्ट करेंगे राइटिंग पोर्शन है, एमसीक्यूज करेंगे बाद में। तो हम करेंगे स्टार्ट किससे? सेक्शन बी से। किससे? सेक्शन बी से। करे स्टार्ट? करे भाई स्टार्ट। तो ये है भाई तुम्हारा सेक्शन बी। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 to 26 आर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर, ज्यादा टाइम नहीं खपाना, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इनके आंसर देने हैं, एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते एक एक करके आंसर करेंगे भाई फिर। ठीक है, पहले क्या बोल रहा है? 21st क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट वुड बी द कलर ऑफ रेड लिटमस। रेड लिटमस का कलर क्या होगा इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, अगर उस पे सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन डाला जाए तो क्या कलर होगा और क्यों कलर होगा? तो सिंपल सा रीजन भाई, हमें पता है सोडियम कार्बोनेट नेचर में एक बेसिक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है भाई? बेसिक सॉल्ट है। तो बेसिक सॉल्ट जैसे ही रेड लिटमस पे जाता है उसे चेंज कर देता है ब्लू लिटमस में। भाई किस में चेंज कर देता है? ब्लू लिटमस में। रीजन क्योंकि इसके पास होते हैं OH माइनस आयंस। कौन से आयंस भाई? OH माइनस आयंस। H+ आयंस कम होते हैं, यही बोला। वी नो दैट, इसका आंसर मैंने यहां थोड़ा सा लिखा है, वी नो दैट सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट, hence its aqueous solution will also be basic in nature since acid turns blue litmus to red. acid blue को red कर देता, वैसे ही base red litmus को blue कर देता। therefore when red litmus paper is dipped in sodium carbonate it will change in blue color। भाई पहला क्वेश्चन क्लियर, दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा 22nd, बोल रहा हाउ इज द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। भाई कि हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड। जब एक एसिड के सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है, जब एक बेटा एसिड के सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है तो हाइड्रोनियम आयन कैसे इफेक्ट होता है, उसका कंसेंट्रेशन कैसे इफेक्ट होता है, अफेक्ट होता है, समझेंगे। देखो सबसे पहले जो आपके लिए घर से क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि क्लास वाले तो याद रखना भाई, तुम्हारे लिए तो बहुत जरूरी है करना, क्योंकि मैं अगली क्लास में देखूंगा। जो कैमरे के उस पार है भाई, तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तुम भी करके देख लेना। क्या कि जब हम किसी भी एसिड को डाइल्यूट कर रहे होते हैं, जब किसी एसिड को डाइल्यूट कर रहे होते हैं, व्हाइल डाइल्यूटिंग एनी एसिड, किसी भी एसिड को डाइल्यूट करते वक्त क्यों हम एसिड और पानी जब डाइल्यूट करते हैं तो हम एसिड को नहीं डालते पानी में, हम एसिड क्या बोल रहा हूं मैं, हम पानी में किसको डालते हैं? एसिड को। ड्रॉप 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 किसमें? पानी में डालते हैं एसिड को, ना कि एसिड में पानी को। रीजन क्या है इसका वो समझना है, यही आपका क्वेश्चन है। व्हाइल डाइल्यूटिंग एनी एसिड सॉल्यूशन व्हाई वी ऑलवेज मिक्स एसिड इन वाटर बट नॉट वाटर इन एसिड। रीजन बताना है आपको, ये आपका क्वेश्चन है भाई। अब यहां जो पेपर में क्वेश्चन दिया है उसको समझ लेते हैं क्या है। तो जैसे ही बेटा डाइल्यूट करूंगा, यानी कि क्या,
एक सॉल्यूशन है, उसमें हमारा एसिड को डाइल्यूट किया जा रहा है, क्या होगा, यानी डाइल्यूट करते वक्त वाटर कंसंट्रेशन बढ़ेगा, एसिड का हाइड्रोनियम आयन उतना ही रहेगा, मतलब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। तो यही चीज इधर बोलिए, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस विल डिक्रीज विथ डाइल्यूशन एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एसिड आयन और वाटर आयन, जिससे कि क्या फॉर्म होता है, हाइड्रोनियम आयन, जो H+ और वाटर मिलके ही हमारा क्या बनाते हैं भाई, H3O पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो सॉल्यूशन जैसे जैसे लेस एसिडिक होगा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन कम होता रहेगा। 21 भी क्लियर, 22 भी क्लियर, क्लियर है भाई। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd, बोले राइट द नेक्स्ट होमोलोग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना बेटा, कि होमोलोगस सीरीज होता क्या है, ये आपका क्वेश्चन है घर से, इन्हीं के साथ एक और क्वेश्चन बनता है। क्लियर है बेटा, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो बोल रहा है नेक्स्ट होमोलोगस लिखना है इनका और इनका। आपको जब मैंने होमोलोगस सीरीज पढ़ाई थी तब एक चीज पढ़ाया था कि होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, जो नेक्स्ट होता है सिर्फ किससे डिफर कर रहा था, CH2 से, यानी नेक्स्ट वाले में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ जाता है। यहां C2H4 है तो एक कार्बन बढ़ा तो C3 और 2 हाइड्रोजन बढ़ा तो 6, नेक्स्ट होमोलोगस। इसमें सेम, एक हाइड्रोजन बढ़ा दो यानी C5, एक कार्बन बढ़ा दो और 2 हाइड्रोजन बढ़ा दो C5H8। क्लियर है बेटा, दिक्कत, परेशानी, दुविधा, खेद कुछ भी नहीं, आगे बढ़ते बेटा। ठीक है, नेक्स्ट बोला है 24th क्वेश्चन, नेम द ऑर्गेनिजम्स इन विच बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस एंड ड्रॉ इट्स डायग्राम। बताना है किसमें होता है बाइनरी फिजन और बनाना है उसका डायग्राम। पता है बाइनरी फिजन पढ़ाते हुए बताया था एक डायग्राम, अमीबा, और बनवाया भी था कुछ ऐसा। ठीक है, नाम वाम दे देना, सूडोपोडिया, न्यूक्लियस, सेल बॉडी, सारे, फिर आगे फर्दर डिवाइड होते रहेंगे हम। ठीक है, और फिर क्लियर है बेटा, ये हमारा बन गया। आप अच्छे से बनाना क्योंकि कॉपी तो चेक होगी। ठीक है, आगे बढ़ते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहां तक तो क्लियर है। 25th क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, राइट द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताया था तो दोनों चीज बताई थी, इसी के साथ रिकॉल कर लेते हैं एक बार मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, यहां पे रिकॉल कर रहे हैं एक बार मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब ही सिंगल, हाइब्रिड यानी क्रॉस, यानी जिसमें एक सिंगल ट्रेट अलग हो। फॉर एग्जाम्पल, एक है टॉल टीटी, एक है शॉर्ट स्मॉल टीटी, दोनों की तरफ से आएगा। फर्स्ट जनरेशन में जो सारे बनेंगे वो बनेंगे टॉल, क्योंकि कैपिटल वाला होता है डोमिनेंट ट्रेट। क्लियर है, वहीं अगर बात की जाए सेकेंड जनरेशन, अब इसी के दो उठा के इनमें कराते हैं क्रॉस, तो क्या बनेगा, यहां से कैपिटल टी, यहां से कैपिटल टी, कैपिटल टी, यहां से कैपिटल टी, यहां से स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से स्मॉल टी, यहां से कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से स्मॉल टी, यहां से स्मॉल टी। तो अगर बेटा हम बात करें फिनोटाइप रेशियो की, यानी फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, तो इनमें 3 लंबे हैं और एक छोटा, यानी 3:1। वहीं अगर जीनोटाइप की बात करें, इनके जेनेटिक कोड की, तो एक कोड है कैपिटल टी टी, 2 कोड है कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक कोड है स्मॉल टी टी। क्लियर है बेटा, तो फिनोटाइपिक रेशियो भी क्लियर, जीनोटाइपिक रेशियो भी क्लियर। यहीं से एक क्वेश्चन बनता है आपका घर के लिए,
स्टेट द लॉ ऑफ डोमिनेंस विद द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये आपका क्वेश्चन है घर से। क्लियर? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं भाई। 26 क्या कह रहा है हमारा? स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो अब बात आ जाती है फ्लेमिंग जी की। ठीक है, फ्लेमिंग जी का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है उसको एक बार समझ लेते हैं कि फ्लेमिंग जी ने क्या कथन कह दिया जो हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो फ्लेमिंग जी ने अपना लेफ्ट हैंड रूल में कहा क्या कि अपना लेफ्ट हैंड उठाइए और जोर से बोलिए। ठीक है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल ने क्या कहा कि हम अपनी फोर फिंगर, अपनी मिडिल फिंगर, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब तीनों को इस तरीके से लाएं कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। देख रहे हो? तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है? फोर फिंगर आपकी डायरेक्शन बताती है फील्ड लाइंस की। किसकी? फील्ड लाइंस की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। फील्ड लाइन, फोर फिंगर फादर, फादर यानी फील्ड लाइन, फोर फिंगर फादर, फादर यानी फील्ड लाइन। थंब ये बताता है आपका मोशन, मोशन कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी मदर, फादर, मदर, फील्ड लाइंस, मोशन। और मिडल फिंगर आपका है चाइल्ड और ये बताता है आपका करंट। तो फादर, फील्ड लाइंस, मोशन, मदर, फादर, फील्ड लाइंस, मोशन, मदर, चिल्ड्रन, करंट। क्लियर है भाई? यही चीज बोला कि जब हमारा करंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, करंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो मोशन सबसे ज्यादा होगा। यही बोला, जब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो मोशन सबसे ज्यादा होगा। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यही कहता है। आपको लिख के लाना है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसी में एक और का क्वेश्चन भी दिया है इन्होंने, इसी में एक और का क्वेश्चन भी दिया है। क्या? तो ये और का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बात कर रहा है कि व्हाई डू वी कनेक्ट अर्थ वायर इन अ हाउस, कि क्यों घर में कनेक्ट करते हैं अर्थ वायर। सिंपल सा रीजन, क्यों करते हैं? देखो, हमारी जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं, द मेटेलिक बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इज कनेक्टेड टू अ अर्थ। रीजन, मीन्स ऑफ अर्थ वायर, अर्थ वायर से कनेक्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कहीं से भी इलेक्ट्रिक करंट का लीकेज हो, अगर कहीं से भी इलेक्ट्रिक करंट का लीकेज हो तो वो डायरेक्ट कहां चले जाए? सीधा अर्थ में, हमारे करंट ना लगे। क्लियर है? तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए अर्थ अपनी कुर्बानी कुछ इस प्रकार दे रही है कि करंट को खुद सह रही है। क्लियर है? तो यही बात बोली हमने। द मेटालिक बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस is connected to a earth by means of earth wire so that the wire that any leakage of electric current is transferred to the ground. This prevents any electric shock to the user, a person like me. Okay? तो यहीं पे हमारी समाप्ति होती है किसकी? सेक्शन बी की। आगे बढ़ते हैं फिर। तो भाई अब एक बार देख लेते हैं सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 27 कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2 गिव्स अस HCl। बैलेंस कर दिया है 2 लगा के, दोनों साइड इक्वल हो गया। नेक्स्ट, लेड आपको पता है Pb, कॉपर क्लोराइड CuCl2 gives us lead chloride PbCl2 copper। इधर Pb1, इधर Pb1, इधर Cu1, इधर Cu1, इधर Cl2, इधर Cl2, ऑलरेडी बैलेंस्ड, बैलेंस करने की जरूरत। क्लियर है भाई? नेक्स्ट आगे देखते हैं। बोल रहे हैं जिंक ऑक्साइड ZnO रिएक्ट करा दिया कार्बन से तो बन गया जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये भी देख सकते हो आप, ऑलरेडी
बैलेंस्ड है, करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है बेटा कि व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस, गिव अ केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन लो। बोला कि क्लोर एल्कली प्रोसेस है क्या, तो सिंपल क्या है, क्लोर एल्कली प्रोसेस इज द वन इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl का एक एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर में NaCl मिक्स कर दिया और उसमें से क्या पास करा दी, इलेक्ट्रिसिटी। क्या पास करा दी बेटा, इलेक्ट्रिसिटी। इस सॉल्यूशन को ही ब्राइन भी कहा जाता है, इन दोनों के सॉल्यूशन को ही ब्राइन भी कहा जाता है। अब होगा क्या, डीकंपोज होके बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड H2 और Cl2। तो ये निकालने के लिए हमारा ये प्रोसेस होता है। इट इज कॉल्ड, सो इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस इसलिए कहा जाता है बिकॉज इन दिस प्रोसेस क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, here in this process the term chlor stands for product chlorine and alkali stands for sodium hydroxide। रिएक्शन भी आपकी जो बोली थी वो मैंने दिखा दी, क्लियर है। इसका सेकंड पार्ट बोल रहा है व्हाट इज द 2 यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, आपको बताया था जब किया था 2 यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। सबसे पहला ये यूज होता है एज अ वाटर डिसइंफेक्टेंट, और दूसरा ये यूज होता है किस में, पेपर इंडस्ट्री में, पेपर्स को डाई करने के लिए। क्लियर। 28th क्वेश्चन पे देखो। अब बेटा देखते हैं 29th क्वेश्चन। बोल रहा है अ मेटल X, एक मेटल है X रिएक्ट कर रहा है, कंबाइन कर रहा है मेटल Y से और बना दे रहा है कंपाउंड Z। ये है मेटल और ये है बेटा नॉन मेटल। अब मैंने आपको बताया था कि यहां ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दो चीजें हमने 10th में पढ़ी है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है वो होता है हमारा आयनिक बॉन्ड, और पहला ये बोल रहे हैं स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्ड, तो कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, आयनिक बॉन्ड। क्लियर। दूसरा, व्हाट कैन यू से अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड Z। अब मैंने बताया था जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, अब स्ट्रांग है तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है बेटा, हाई होता है। ठीक है। विल दिस कंपाउंड डिसॉल्व इन कैरोसिन और पेट्रोल। अच्छा बेटा, जैसे ही आप 11th में जाओगे और पीसीएम वगैरह पीसीबी वगैरह लेते तो आप पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट सब्सटेंसेस को पढ़ोगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि आयनिक कंपाउंड पढ़ाते वक्त बताता, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर में तो डिसॉल्व हो जाते हैं बट कैरोसिन और पेट्रोल में डिसॉल्व नहीं होते। और जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं जो चैप्टर 4 में पढ़ा है कार्बन, वो कैरोसिन और पेट्रोल में तो डिसॉल्व हो जाते हैं बट वाटर में नहीं होते। ये चीज याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। 29th क्वेश्चन भी हो गया बेटा आपका। 30th क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहले बनाना है H2 का। देखो बेटा, एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है हाइड्रोजन का 1, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या आएगी 1, यानी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है दोनों हाइड्रोजन के पास। जबकि फर्स्ट ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए हमारे 2 होने चाहिए, ड्यूप्लेट होना चाहिए, तो ये इससे एक ले लेगा, कंप्लीट हो गया तो, और ये इससे एक ले लेगा, तो सिंगल बॉन्ड बन गया। ऐसे ही बनाना है आपको CH4 का, बना देते हैं। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, लास्ट शेल में 4 है तो बनाओ 4, 1 3 4, 4 हाइड्रोजन है हर किसी के पास 1। इसके भी 2 कंप्लीट और कार्बन के टोटल 8 कंप्लीट, CH4 बन गया। ऐसे नेक्स्ट बोला है CO2, कैसे बनाओगे, कार्बन के 4 बना देता हूं। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, लास्ट शेल में होते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6, होने कितने चाहिए ऑक्सीजन के पास 8, 2 ले लिए इससे, इसने भी 2 ले लिए और इसने भी इनसे 2 ले लिए, तो इसका भी 8 कर, तो यहां बन रहा है बेटा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्लियर। अच्छा, इसके अलावा आपको वीडियो में
के अलावा कुछ क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूं जो आपको बनाना है। C2H6 H2O, C2H6 और H2O, और बना देना आप N2, ठीक है, और बनाओगे आप O। ये आपके क्वेश्चंस हैं जो आपको अलग से करने हैं। आगे बढ़ते बेटा 31st क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम, नेम द पार्ट्स मार्क्ड 1 to 5, एनी 4। 4 बताने, हम सारे बताएंगे। सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या है आपको पता होना चाहिए? फैलोपियन ट्यूब, सेकंड ओवरी, थर्ड यूट्रस, फोर्थ सर्विक्स, फिफ्थ वजाइना। क्लियर है? नेक्स्ट इसका बी पार्ट बोल रहा है बेटा कि व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन। तो बताया था व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन, मेथड टू अवॉइड, कॉन्ट्रासेप्शन इज अ मेथड टू अवॉइड प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसे कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं। और इसको और थोड़ा आप इलैबोरेट करके बता सकते हो। क्लियर है कि इसमें फिजिकल बैरियर होते हैं, केमिकल मेथड्स होते हैं, सर्जिकल मेथड्स होते हैं, वास्कुटोमी, ट्यूबोटोमी, वो आपको बताना है। क्लियर है? नेक्स्ट 3 रेजिस्टेंस ABC, 3 रेजिस्टेंस है A B C, तीनों कितने ओम के हैं? 2 ओम के हैं। कनेक्ट इन सच अ वे दैट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉम्बिनेशन इज 3 ओम। इस तरीके से कनेक्ट करना है कि इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाए? 3 ओम। तो ऐसा रेजिस्टेंस अरेंजमेंट दिखाना है और जस्टिफाई करना। सिंपल है, टोटल इन्हें मिला के 3 ओम आना चाहिए। कर देते हैं। पहले देख, ये क्या है भाई? ये है A और ये है B, किसमें कनेक्टेड? पैरेलल में, और इन्हीं के साथ एक कनेक्ट कर दिया C रेज। अब ये A है 2 ओम का, ये भी है 2 ओम का, और ये भी है 2 ओम का। अब निकालो टोटल रेजिस्टेंस निकालना। देखो पहले A और B निकालते हैं। फर्स्ट A एंड B निकालते हैं। कैसे आएगा? 1/RP, 1/2 प्लस 1/2, 1/RP इज इक्वल्स टू 2/2, यानी RP इज इक्वल्स टू 1 ओम आ गया। ये पूरा टोटल कितना आ गया? 1 ओम। और ये सीरीज में तो सिंपल प्लस 1 + 2 3 ओम, इसलिए इसको मैंने ऐसा कनेक्ट किया। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। लिस्ट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की 3 प्रॉपर्टीज बतानी है। सबसे पहले बता, ये किस में होते हैं? हमेशा क्लोज्ड लूप में। 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्लोज लूप में होती है। थर्ड, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ हो जाती है, आउटसाइड, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये याद रखना। और इसी के साथ आपका क्या कंप्लीट हो गया है? सेक्शन सी। अब देखेंगे सेक्शन डी। तो आप देख रहे हैं भाई सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्या कहा है? सबसे पहला क्वेश्चन कि ड्रॉ फ्लो चार्ट टू शो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन बाय वेरियस पाथ। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बताया हुआ है, बहुत इजी था। ग्लूकोज पहले टूटता किसमें है? पायरूवेट में, 3 कार्बन के साथ। अब यहां से टूटना स्टार्ट होता है, तीनों का समझते हैं। सबसे पहले अगर हमारा, सबसे पहले एक हो
लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन कम मिल रहा हो। एक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमें किस में देखने को मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो एटीपी की फॉर्म में हमें एनर्जी मिल जाती है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। अच्छा, लैक ऑफ ऑक्सीजन किस में देखने को मिलता है आपको? ह्यूमन मसल्स में, जो हमें दर्द होता है, ठीक है। इसमें क्या बनता है? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी प्लस CO2। इसमें ये हमें किस में देखने को मिलता है? यीस्ट में। इसमें इथेनॉल प्लस एनर्जी। बन गया पूरा, फर्स्ट हो गया ए पार्ट। सेकंड बोल रहे ड्रॉ डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपको बनाना आना चाहिए। लेबल करना फेरिनिक्स, देख लो फेरिनिक्स कहाँ होता है। फिर दूसरा बोला ट्राइकिया, ट्राइकिया ये है। उसके बाद लंग्स, ये दोनों क्या है? लंग्स है। उसके बाद डायफ्राम, ये जो नीचे पूरा दिख रहा है ये डायफ्राम। एल्वियोलर सैक इसमें नहीं है। ये जो है ट्राइकिया बेटा आगे जाके डिवाइड हो रहा था बहुत छोटे छोटे एल्वियोलीज में, और ये पूरा हमारा क्या क्रिएट करता है? एल्वियोलर सैक। ये आपको बनाना आना चाहिए। दोनों पार्ट इसके कंप्लीट है, ठीक है। इसका और वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। और वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? नेम द प्रोसेस एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन ग्रीन प्लांट। प्रोसेस का नाम फोटो सिंथेसिस करते हैं ग्रीन प्लांट, ठीक है। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। एक्सप्लेन करना है। ऑटोट्रॉफिक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके उसे कन्वर्ट कर दे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में अपने बेनिफिट के लिए। जैसे CO2, H2O, इन सबको कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में। ये सारा क्लियर है। अच्छा, रॉ मटेरियल क्या चाहिए होते हैं? CO2 एनवायरनमेंट से मिल जाता है, वाटर सॉइल से मिल जाता है, ये सारी चीजें। क्लोरोफिल इसके पास होता ही है जो सनलाइट को ट्रैप कर लेता है। ये पूरी चीज आपको बतानी है। अच्छा, इक्वेशन भी बनानी है। CO2 ले लिया, H2O ले लिया, फिर क्लोरोफिल ने आपका सनलाइट को ट्रैप कर लिया और क्या बना दिया? C6H12O6, इसके लिए खाना। क्लियर है? और प्लस ऑक्सीजन, ये याद रखना। क्लियर है बेटा? इसका बी पार्ट क्या कह रहा है बेटा? व्हाट विल हैपन इफ म्यूकस इज नॉट सेक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या होगा अगर हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड म्यूकस ना बनाए? अच्छा, गैस्ट्रिक ग्लैंड तीन चीजें निकालता था, क्या क्या? HCl, पेप्सिन, म्यूकस। HCl, पेप्सिन, म्यूकस। HCl क्या करता था? फूड को एसिडिक करता था ताकि पेप्सिन एक्टिव हो सके और प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। और वहीं म्यूकस क्या करता था कि इनर वॉल जो है स्टमक की वो खुद को हार्म ना कर ले HCl से, तो उससे प्रोटेक्ट करता था। तो म्यूकस नहीं होगा तो क्या होगा? इनर लाइनिंग हम अपनी डैमेज कर लेंगे। सेकंड बोल रहा है स्टेट द रोल प्लेड बाय द फॉलोइंग। डाइजेशन में ट्रिप्सिन और लाइपेज क्या करते हैं? ट्रिप्सिन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, लाइपेज फूड जो एसिडिक था स्टमक में उसको कन्वर्ट करता है एल्कलाइन में ताकि पैनक्रियाटिक एंजाइम एक्टिव हो सके, और फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। दोनों याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। पर्टिकुलर सिचुएशंस में कौन सा टाइप ऑफ मिरर यूज होंगे? डेंटिस्ट, भाई बड़ी में चाहिए कॉनकेव मिरर, ठीक है। शेविंग, बड़ी में चाहिए कॉनकेव मिरर। रेयर व्यू मिरर, पीछे देखना है, वाइड व्यू देखना है, छोटा छोटा कॉन्वेक्स मिरर। सर्च लाइट, पावरफुल बीम लाइट्स दूर तक जानी चाहिए, कॉनकेव मिरर। याद रखना भाई सारे, ठीक है। नेक्स्ट इसका बी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है 4 सेंटीमीटर,
इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है 25 सेंटीमीटर, हमेशा माइनस में होता है, माइनस लगा दिया। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कॉनकेव है यानी ये भी नेगेटिव में होगी। व्हाट डिस्टेंस द मिरर स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ शार्पनर। वीज निकालना है। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/- 15 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1 अपॉन में 25 प्लस माइनस माइनस, इसलिए ये इधर आके प्लस 1/25 माइनस 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v। सॉरी, एक बार देख लेना। 1/25 माइनस 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v। यही आ रहा है, दोबारा कर लेते हैं, हमारा पूरा मिट गया है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4, ये था -25, फोकल लेंथ -15, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u माइनस 1 अपॉन में 15 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1 अपॉन में -25, ये धरा के प्लस 1/25 माइनस 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई 25 इंटू 15, ये इधर मल्टीप्लाई 15 माइनस 25 इज इक्वल टू 1/v। कितना आ जाएगा? -10 अपॉन में 25 इंटू 15, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, तो 1/v इज इक्वल्स टू -2 अपॉन में 75, v इज इक्वल टू -75/2। v कितना आ गया? पॉइंट में आएगा कुछ बेटा, माइनस 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, माइनस 37.5 सेंटीमीटर, ठीक है। साइज ऑफ इमेज बतानी है, माइनस में आ रहा है यानी बेटा रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। माइनस में बजा देते। अब साइज ऑफ इमेज भी बतानी है, साइज ऑफ इमेज भी बतानी है। अब आपने पढ़ा था m इज इक्वल्स टू HI अपॉन में HO, HI अपॉन में HO, और यही इक्वल होता है -v/u के भी। बस फॉर्मूले में सारी चीजें रखो। HI हमें निकालना है, HO कितना आया था 4, और माइनस v कितना है -37.5, u कितना है -25 आ गया। HI इज इक्वल टू, ये गया इससे कट, -37.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 20, पॉइंट हटाया नीचे एक 0 आ गया। अब इन्हें सॉल्व कर देंगे, देखो 4 1 2 से कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और ये आ गया 125, 5 से घटो, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा। हाइट ऑफ इमेज आ गई बेटा -6, -6, ये याद रखना बेटा। खत्म है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट इसी का और क्या पार्ट बोल रहा है, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताया हुआ था। ये एक प्लेन मिरर है मान के चलो, इस पे लाइट आई, ऐसी गई, बीच में नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे। ये पूरा बना के दिखाना, ये है रिफ्लेक्टेड रे, बीच में है बेटा नॉर्मल। तो क्या कहता था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन, और एंगल आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपकी बुक कॉपी में होना चाहिए लिखा हुआ, याद रखना। इसी से एक क्वेश्चन मैं आपको जो दे रहा हूं घर के लिए, वो क्या है, स्नेल्स लॉ आपको बताना है। क्लियर है? फर्स्ट खत्म है। उसके बाद बोल रहा है ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसा डायग्राम बनाएगा वो बताना है। अगर ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है, बिटवीन 2f एंड f, तो बना देते। पहले बनाया कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर f, 2f, f2, 2f। अब रखा बेटा कहीं यहां है हमने ऑब्जेक्ट, सिंपल सीधा जाता है,
और कहां से, फोकस से पास, और दूसरा तो बियॉन्ड 2f2 बनेगा। ये पूरा बना के दिखा देना, क्लियर है। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बता देना है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी बन रही है, थोड़ी सी एनलार्ज्ड इमेज बन रही है, ठीक है, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ठीक है, थोड़ी सी एनलार्ज इमेज बन रही है और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, क्लियर है। बियॉन्ड 2f2 बन रही है, एनलार्ज और बियॉन्ड f2 2f2 और रियल एंड इन्वर्टेड, ये तीनों नेचर हो गए इसके, बस ये भी हो गया। 36 क्वेश्चन पे आते बेटा व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो मैंने बताया था जब अगर कोई पर्टिकुलर इंसान किसी को खा रहा है या कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी को खा रहा है तो अगर उससे एनर्जी लेगा तो उसमें जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो भी लेगा। तो बस बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, द एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, द एक्यूमुलेशन और अ ट्रांसफर ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम वन जनरेशन और अ वन स्पीशीज टू द अदर, या वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर, क्लियर है। उसके बाद इसका बी पार्ट क्या बोल रहा है बेटा, इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर्स के पास है भाई 1000 जूल एनर्जी, कितनी 1000 जूल, देन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू टर्सरी लेवल, टर्सरी लेवल पे कितनी एनर्जी रहेगी। प्रोड्यूसर के पास 1000 था, हमने 10% लॉ पढ़ा है कि हर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर होती है। 1000 है तो प्राइमरी के पास कितनी जाएगी 100 जूल, सेकेंडरी के पास 10 जूल और टर्सरी के पास 1 जूल, क्लियर है। ओनली 10% ट्रांसफर हो रही है, तो 36 भी क्लियर है। अच्छा इसको और वाला पार्ट भी देख लेते बेटा एक बार, क्या बोला, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन ट्रॉफिक लेवल। तो अभी बता 10% लॉ क्या कहता है, ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम द वन ट्रॉफिक लेवल टू द अदर ट्रॉफिक, रेस्ट 90% ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड बाय दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, कि सिर्फ 10% ही और जो एनर्जी है वो एक से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होती है, बाकी का यूज कौन करता है, वो पर्टिकुलरली ऑर्गेनिज्म खुद। डिफाइन प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर एंड आल्सो ड्रॉ अप, अच्छा प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कंज्यूमर्स दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर्स, सिंपल, प्रोड्यूसर्स make their own food by the process of photosynthesis और consumer they directly or indirectly depends on producer, इनके फूड चेन बनाने। ग्रास फ्रॉग, ये लो भाई ग्रास है, ग्रास को खा लिया इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को खा लिया फ्रॉग ने और फ्रॉग को खा लिया नहीं, बन गई फूड चेन। इसी के साथ सेक्शन डी भी खत्म हमारा। तो भाई एक बार अब एक बार सेक्शन ई देखते हैं, सेक्शन ई से स्टार्ट करते हैं, क्या कह रहा है, बी सी डी हमने कर लिया, अब एक बार सेक्शन ई भी देख लेते हैं कि सेक्शन ई में क्या चीजें कह रही है हमसे। आवाज थोड़ी बैठी हुई है, तबीयत खराब थी तो इग्नोर करना आवाज को, समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो सेक्शन ई क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 37 to 39 आर केस बेस्ड क्वेश्चन with 2 or 3 short subparts, internal choice is provided in one of these subparts, ठीक है। क्वेश्चन बढ़ते क्या कह रहा है, 37 क्वेश्चन कह रहा है कि इन एनिमल्स सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज। जो एनिमल्स में उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन प्रोवाइड कराता है, नर्वस या फिर मस्कुलर टिश्यू। टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस, ठीक है, गर्म चीजों को छूना, वी नीड टू डिटेक्ट इट, रिस्पॉन्ड टू इट, हाउ डू वी डिटेक्ट, वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, all information from our environment is detected by the specialized tips of the nerve cells, ठीक है, चीजें बता रखी है। These receptors are usually located in our sense organs such as inner ear, the nose, tongue and so on. So gustatory receptor will detect the taste while olfactory receptor will detect the smell. कुछ चीजें इंफॉर्मेशन आपको बता। अब पूछ रहा क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा, which part of the neuron receives the information first। तो मैंने बताया था जब हम किसी चीज को छूते हैं तो हमारे सेंस ऑर्गन को पता चलता है, और ये बात सबसे पहले किसे पता चलती है, न्यूरॉन में पता चलती है, डेंड्राइट को। किसे पता चलती है बेटा, डेंड्राइट को, क्लियर।
बोल रहा विच प्लेस द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल, किस पार्ट में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होता है वो केमिकल इम्पल्स में। तो मैंने ये बताया था आपको कि साइनेप्स, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, ये वो जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कन्वर्ट हो रहा होता है केमिकल इम्पल्स। क्लियर है बेटा? व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एनएमजे। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है बेटा? तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आपको बताया हुआ है मैंने, क्या होता है, जो साइनेप्टिक डिस्टेंस दो न्यूरॉन, मतलब एक न्यूरॉन और हमारे मसल सेल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, एक साइनेप्टिक डिस्टेंस होता है, उसी को एनएमजे कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। उसके बाद बोला ड्रॉ द डायग्राम, ये दूसरा पार्ट न्यूरॉन का, और लेबल करना, सिंपल, ये बताया हुआ आपको। ठीक है, डेंड्राइट हो जाता है ये, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, माइलिन शीथ, ये पूरा एक्सॉन और नर्व एंडिंग, ऐसे करके पूरा आप बना लोगे अच्छे से। क्लियर है पूरा क्वेश्चन 37th? नेक्स्ट बढ़े आगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एज वी नो दैट द सिलरी मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। सिलरी मसल से हमारी फोकल लेंथ को चेंज करता है, कुछ बातें बताइए इसमें भी। दिस एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ इज रेफर्ड टू द एज accommodation. The least distance of distinct vision of a normal eye is 25 centimeter and the far point of the normal eye is found to be at infinity. Because of refractive defects of vision in human being, three defects are possible. These are myopia, hypermetropia, presbyopia. In case of hypermetropia, the person is not able to see nearby object clearly, but he is able to see distinct object, and hence in this case the image is formed behind the retina. Clear है? To correct this defect, convex lenses suitable for power is used. प्रेसबायोपिया के बारे में बता रखा है, क्वेश्चन पे आता है, सिर्फ बातें बता रखी है हमें, इतना टाइम नहीं। A student who is sitting on the first bench, a student who is sitting on the first bench is in the class not able to see the what is written on the board. क्या बोला है कि एक स्टूडेंट है, वो क्लास में बैठा हुआ है फर्स्ट बेंच पे, ठीक है, नॉट एबल टू सी व्हाट इज रिटन ऑन द बोर्ड। द स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम विच डिफेक्ट एंड विच टाइप ऑफ लेंस इज सूटेबल फॉर हिम। तो बोला क्या, फर्स्ट बेंच पे बैठा और उसे दिख नहीं रहा। अगर आपने यहां ध्यान से पढ़ा हो, द पर्सन इज नॉट एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, पास की चीज नहीं देख रहा, बट ही इज एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, हेंस इन दिस केस इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। ठीक है, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है बेटा, करेक्टिव लेंस कौन सा हो जाता है, यहां पे बताया है कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस बेटा, कॉन्वेक्स लेंस। इसका आंसर तो आपको इसी में मिल गया। सेकेंड, अदर नेम ऑफ हाइपरमेट्रोपिया इज फार साइटेडनेस। रीजंस फॉर मायोपिया, अब उल्टा पूछा है, हाइपरमेट्रोपिया का नहीं पूछा, मायोपिया के। तो मायोपिया के बेटा दो ही रीजन होते हैं, क्या, पहला, या तो आई बॉल जो है वो आपकी इलोंगेटेड हो गई है, वो इलोंगेटेड हो गई है इस वजह से, या फिर दूसरा फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई है। इसी का और का क्वेश्चन आपको बोला है कि ड्रॉ हाइपरमेट्रोपिक आई एंड करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। लो, ये कुछ मेरी ड्राइंग पे मत जाना भाई, ठीक है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, मेरी तो खराब थी, तुम अपनी सुधार लो बस। लाइट आ रही है मान के चलो, पीछे मीट कर रही है, जबकि मीट कहां करनी चाहिए, यहां मीट कर रही है। अब इसे करेक्ट कैसे किएंगे, इसके आगे ही लगा दिया लेंस, आई अब यहां मीट कर रही है,
अच्छे से बना लेना। क्लियर है? नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वी कैन सी दैट एज द अप्लाइड वोल्टेज इज इंक्रीज द करंट थ्रू द वायर आल्सो इंक्रीजेस। एक पैराग्राफ है, पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, अगर हेल्प मिल जाए कुछ तुम्हें। मैं समझा रहा हूँ सीधा, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी पढ़ के, वो तो सिंपल बोल रहा हूँ, तो आप देख लेना। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट आपको बताया हुआ है मैंने, ओम मीटर। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है? रियोस्टेट, जो कि रेजिस्टेंस को चेंज कर सके। टंगस्टन क्यों यूज होता है एज अ फिलामेंट? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है, तो ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होता, जिस वजह से बल्ब बहुत लंबे समय तक वर्क कर पाते हैं। राइट टू अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस दो फैक्टर पे अफेक्ट करता है, कौन कौन से? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। अगर वायर की लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, लेंथ कम तो रेजिस्टेंस कम। दूसरा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा, इनवर्सली। ये दो थे। क्लियर है? सेक्शन ई भी आपका कंप्लीट है भाई। क्लियर? तो शुरुआत भाई हमने सेक्शन बी से करी थी, तो हमारा बच एक ही चीज गई है, क्या? सेक्शन ए के एमसीक्यूज वगैरह देख लेते कि हमारे एमसीक्यूज क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो एक बार देखते क्या कह रहे हैं एमसीक्यू। सिंपल है, टिक करने आंसर, समझेंगे कैसे है क्या है। अ स्टूडेंट poured 100 ml ऑफ वाटर इन अ बॉटल। एक स्टूडेंट क्या करता है? पोर करता है 100 ml ऑफ वाटर इन अ बॉटल एंड एडेड 40 ml ऑफ विनेगर, और उसमें विनेगर डाल देता है। ठीक है, अ बलून वाज फिल्ड विथ 20 ग्राम बेकिंग सोडा, और उसमें 20 ग्राम बेकिंग सोडा, एंड वाज फिक्स्ड एट द माउथ ऑफ bottle. Slowly the shape of the balloon changed as shown. The student claims that a chemical change happened when the two substances were mixed. Is the claim made by student correct? Absolutely correct. क्योंकि हुआ क्या? पानी था, पानी में विनेगर डाला, बेकिंग सोडा डाला, विनेगर डाला, बेकिंग सोडा डाला, दोनों आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने से क्या होगा? यहाँ जो गैस रिलीज हो रही है, यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, और नया प्रोडक्ट केमिकल चेंज में फॉर्म होता है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। Yes, as a new substance was formed in the, यार पहले ही मिल गया हमें, खत्म, बाकी चीजें तो देखने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन बताना, कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट है? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, दो हो और आपस में एक्सचेंज कर रहे हो। तो इस वाले में देखो Na2SO4 प्लस BaCl2 हुआ क्या? B आ गया SO4 के साथ, Na चले गया Cl के साथ। B इज आंसर, सेकंड वाला आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द गिवन रिएक्शंस आर करेक्ट? देख लेते कौन सी करेक्ट है। दे रखा 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2, ये बन गया। तो पहले बोल रहा आयरन मेटल इज ऑक्सीडाइज, आयरन अकेला था, इधर आके ऑक्सीजन उड़ गया, ऑक्सीडाइज तो हुआ है। ठीक है, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, वाटर यहाँ अकेला था, यहाँ अकेला H2 रह गया, यानी रिड्यूस भी हुआ है। फर्स्ट और सेकंड तो होगा, फर्स्ट और सेकंड किस में है? इन दोनों में है, यानी ए और सी में से आंसर है। वाटर इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइज करवा पा रहा है इसको, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, सी इज द आंसर। क्लियर है बेटा? सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड ऑफ बेस? हाइयर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, अगर पीएच वैल्यू ज्यादा होगी तो तगड़ा बेस होता है, ना कि एसिड। पहला तो गलत है भाई, करेक्ट बता रहा। हाइयर द पीएच वीकर द एसिड, सही बात है भाई। लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, स्ट्रॉन्गर द एसिड। लोअर द पीएच वीकर द बेस, सही बात है। सेकंड, फोर्थ इज आंसर, डी इज आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन एडिशन ऑफ क्लोरीन, ये अगर याद हो तो तुम्हारा चैप्टर 4 कार्बन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताया था, क्या? CH4 प्लस Cl2, एक CH हटे, एक H हटेगा तो बच जाएगा CH3Cl, और इधर एक Cl के साथ H आ जाएगा, HCl। B is answer. Which statement is incorrect? कौन सी गलत है वो बताने। All green plants and blue green algae are producers, सही बात है। Green plants get their food from organic compound, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज करते हैं, ये यहाँ पे गलत है, तो आंसर इज बी। लीफ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। मैच द लेबलिंग फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देख लेते,
ये कुछ चीजें दे रखी है हमें, अपर एपिडर्मिस, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी चीजें दे रखी है, गार्ड सेल्स वगैरह, लोअर एपिडर्मिस। इनमें सही से कौन सा है? देखो सिंपल ही दिख रहा है आपको, ये देखो क्लोरोप्लास्ट दे रखा है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आंसर मिल चुका आपको सिंपल देखने पे ही, ठीक है, सिंपल आंसर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द हार्ट फ्रॉम लंग्स वाया पल्मोनरी, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता था तो ऑक्सीजन पर एमएल ऑफ ब्लड इंक्रीज हो जाता है। सी इसका आंसर है, ठीक है। 3 पार्ट दे रखे, सिंपल है। पॉन्स, मेडुला, सेरिबेलम, यही बताया मैंने हिंड ब्रेन में तुम्हें, ठीक है। पॉन्स, मेडुला, सेरिबेलम, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following are sexually transmitted disease? सिफिलिस और HIV, एड्स, गोनोरिया और रेट्स तो वो थे, ये वायरल थे और वो बैक्टीरियल थे। तो सिफिलिस और HIV, एड्स, सेकंड एंड फोर्थ, बी इज आंसर। Which of the following is not one of the direct conclusion that can be drawn from the Mendel experiment? मेंडल एक्सपेरिमेंट से डायरेक्ट क्या कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता? एक कि एक पेरेंट ही ट्रेट एक्सप्रेस्ड होगा, ये बताया, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही ट्रेट आएगा। पापा लंबे, मम्मी छोटा, तो कोई एक ही या तो लंबा होगा या छोटा होगा, तो एक ये तो ठीक है, ये पता चल गया था हमें। ट्रेड्स कॉपी होते पता चल गया था। रिसेसिव ट्रेट के एक्सप्रेस होने के लिए दोनों चाहिए होते थे, पता चल गया था। नेचुरल सिलेक्शन कैन अल्टर फ्रीक्वेंसी ऑफ इनहेरिटेंस, ये ऐसा कुछ भी हमें पता नहीं चला था। तो डी इज आंसर। जब पी प्लांट का यूज किया था मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में, तो किस चीज का यूज नहीं किया था? किस प्रॉपर्टी के पी प्लांट का? तो फ्लावर की पोजीशन सब यूज करी थी, पॉड लेंथ यूज नहीं किया था। ये याद रखने की जरूरत है आपको, क्लियर है। फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस बतानी है हमें, और पावर दे रखी है, तो पावर पता है, रेसिप्रोकल फोकल लेंथ, पावर दे रखी है 0.25 डायोप्टर, यहाँ 1/f, ये इधर आ जाएगा, f इज इक्वल टू 1/0.25, पॉइंट हटा ऊपर दो 0, f इज 4 मीटर, आंसर इज ए, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द कनकेव मिरर, द इमेज फोकस पे है तो इमेज क्या बनेगी? याद करो, कनकेव फोकस पे रखा तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे रखा तो फोकस। कॉन्वेक्स लेंस है, रियल पॉइंट साइज इमेज बन रही है फोकस पे, फोकस पे बन रही है, यानी ऑब्जेक्ट कहां रखा है? इन्फिनिटी पे, ये याद रखना है। स्टूडेंट प्लेस सम आयरन फिलिंग्स अराउंड अ मैग्नेट, द आयरन फिलिंग अरेंज देमसेल्फ एज शोन इन द फिगर। आयरन फिलिंग्स रख दी मैग्नेट के आसपास, 4 लेबल कर दे, 4 रीजन, किस साइड पर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी? सिंपल हमें पता है, बताया हुआ है मैंने, आर, रीजन पोल के पास है, यहीं से निकल रही है, सबसे स्ट्रांग यहीं पे होगी, क्लियर है। सी इज द आंसर। अब असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है, 17 से 20 तक 3 क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग के। ऑप्शन आपको पता है, ए होता है कि दोनों ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। बी क्या होता है? दोनों ट्रू तो है बट रीजन नहीं है सही असर्शन का, दोनों फॉल्स है। और तीसरा ए फॉल्स है बट आर ट्रू है। सी है ए ट्रू आर फॉल्स, और बी डी है ए फॉल्स आर ट्रू, क्लियर है। देख लेते हैं। असर्शन बोल रहा है 17 का, सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू देयर ऑक्साइड व्हाइल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम, सिंपल है, किया जाता है हमारा सल्फाइड में, ठीक है, असर्शन ट्रू है। रीजन क्योंकि ये इजी होता है, ऑक्साइड से मेटल निकाला है, इसका ये भी बात सही, तभी तो हम कन्वर्ट करते हैं। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, ए इसका आंसर हो जाएगा। 18th देखो, डायमंड एंड ग्रेफाइट्स आर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है, सही बात है। सम एलिमेंट्स कैन हैव सेवरल डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म इन द सेम फिजिकल स्टेट, दीस फॉर्म, दोनों ट्रू, और दोनों भाई करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी उसका है, क्लियर है। एलोट्रॉप तो मैं बताया हुआ है, बोला ऑटोट्रॉफ्स कैन प्रोड्यूस फूड्स ऑन इट्स ओन, सही बात। ग्रीन प्लांट्स कैन अब्सॉर्ब 1% ऑफ एनर्जी सनलाइट दैट फॉल्स, दोनों ट्रू है, बट क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का? नहीं, तो आंसर इज बी, ठीक है। पॉलन ग्रेन फ्रॉम द कार्पल स्टिक टू द स्टिग्मा ऑफ स्टेमन, ठीक है भाई, पॉलन ग्रेन कार्पल स्टिक पे स्टिक होकर स्टिग्मा तक जाता है, ठीक है। द फर्टिलाइज्ड एग सेल्स ग्रो इनसाइड द ओवल्स एंड बिकम सीड, दोनों ठीक है, दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, भाई आंसर हो गया ए। आपके सारे क्या हो गए यहाँ पे? एमसीक्यूज भी खत्म। तो भाई ये केवी का पेपर था, ये हो चुका है खत्म, आपकी कॉपी में ये होना चाहिए, ठीक है।
आप अपने आंसर राइटिंग पे काम करो, काम करो, काम करो, बार बार ये बात बोलो। नेक्स्ट आप बता देना किस स्कूल का पेपर कर ले, जो ठीक लगेगा वो उठा लेंगे, उस स्कूल का पेपर करेंगे। पेपर से पहले हम कम से कम 20-30 तो कर ले, ठीक है। मैं जितने करा पाऊंगा मैं करूंगा, आप अपनी तरफ से भी करना स्टार्ट करो। तो बाय बाय।